एक बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव का नाम अब फाइनल हो चुका है। ये आईएएस आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं आईएएस आनंद वर्धन। अब 1 अप्रैल से अपना पदभार संभालेंगे। 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं आनंद और प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में इनका नाम है। वर्धन को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आनंद वर्धन 1 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि वर्धन 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर है, जिन्हें अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उत्तराखंड के नए मुख्य नाम फाइनल हो चुका है। तो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को बनाया गया है। 1992 आईएएस बैच के ऑफिसर। हरीश कनेडा हमारे समझ में ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, आनंद को अब नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। अब उनके एक्सपीरियंस का एक लाभ प्रदेश को एज ए नए मुख्य सचिव मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, से हम बात करें तो अब जो मुख्य सचिव है राधा रतूरी, उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है 31 मार्च को। अब उसके बीच हालांकि उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था, लेकिन अब सरकार भी नहीं चाहती है कि उनको एक्सटेंशन दिया जाए और राधा रतूरी भी नहीं चाहती है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इस तरफ लगातार कयास चल रहा था कि किसको यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी मुख्य सचिव। तो अब कहीं न कहीं जो 1992 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी आनंद वर्धन, उनको उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। और हालांकि ये एक आदेश है तो अभी जारी हो चुका है सचिवालय प्रशासन की तरफ से। तो अब 1 अप्रैल को जो आनंद वर्धन है वो अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में यहाँ पर विराजमान होंगे और तमाम जो योजनाएं सरकार की हैं तो उसमें अपना योगदान देंगे। तो कहीं न कहीं लंबा कयास इसमें चलाया जा रहा था। कई नाम को लेकर के भी इसमें चर्चा की जा रही थी कि किसे यहाँ पर जो मुख्य सचिव है वो उसे नियुक्त किया जाएगा। लेकिन बहरहाल सभी चीजों को विराम लगाते हुए एक शासन की तरफ से, एक रीना जोशी है उनकी तरफ से एक आदेश जारी हुआ है और जिसमें ये कहा गया है कि आनंद वर्धन जो हैं अब अगले मुख्य सचिव होंगे प्रदेश के। तो अप्रैल को अपना पदभार संभालेंगे, क्योंकि तमाम लोगों के नाम भी पहले भी चर्चाओं में चल रहे थे, चाहे वो आर.के. सुधांशु हों, इसके अलावा कई जो लोग हैं, कई आईएएस अधिकारियों का नाम चल रहा था। लेकिन बहरहाल जो फाइनल है वो कहीं न कहीं जो आनंद वर्धन है उनका नाम फाइनल हो चुका है। अब वो 1 अप्रैल को अपना पदभार संभालेंगे। सीएस के रूप में वो प्रदेश में जो है अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ते खबरों में आगे, केदारनाथ मंदिर में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 30 मीटर के दायरे में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। रील वीडियो बनाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी ने अपनी कमर कस ली है। अब केदारनाथ धाम में मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरे को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रील वीडियोज बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और परिसर में सघन चेकिंग के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद ली जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्री केदार धाम में अब पॉलीथीन नहीं चलेगी, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा। यात्रियों को जूट और कपड़े के बैग में प्रसाद मिलेगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब पॉलीथीन नहीं चलने वाली है। अब इसके बजाय जूट और कपड़े के बैग में प्रसाद यहां पर श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। बद्री केदार धाम में पॉलीथीन को लेकर ये बड़ा फैसला है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल अब नहीं होगा। तो पॉलीथीन इस्तेमाल न करने को लेकर एक अच्छा फैसला है, क्योंकि एक धार्मिक आयोजन माना जाता है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा को, चारधाम यात्रा को। अब ऐसे में एक धार्मिक यात्रा, एक आस्था की यात्रा और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो प्रयास हैं प्रशासन के, वो इस फैसले के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। तो बद्री केदार धाम में अब पॉलीथीन पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि अगर श्रद्धालु अब केदारनाथ जाएंगे तो अपने साथ जूट या फिर कपड़े का बैग लेकर जाएं। हो सकता है कि पॉलीथीन न होने के चलते परेशानी का सामना हो, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी अपने स्तर पर कम से कम की जाए तो अच्छी बात है। तो बद्री केदार धाम में पॉलीथीन नहीं चलेगी और साथ ही जो कपड़े के बैग हैं और जूट के बैग हैं उसमें ही बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाएगा।
चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भी चारधाम यात्रा की समीक्षा कर बैठक कर चुके हैं, तो वहीं उनकी तरफ से भी चारधाम यात्रा को लेकर 2 बैठकें की जा चुकी हैं। अब यात्रा रूट पर डॉक्टरों की तैनाती और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की पूरी ये कोशिश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर ली। हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत न रहे। तो वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देहरादून में आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनपद की 500 से ज्यादा आशा कार्यकर्तियों की तरफ से प्रतिभाग देखने को मिला। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा लिंक वर्कर्स को सम्मेलन में कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक, स्वास्थ्य महानिदेशक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया है। अब ऐसे में इस अवसर पर विधायक ने आशा कार्यकर्तियों को हौसला अफजाई करके उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया, उनके कार्य की प्रशंसा की और साथ ही अब आशा कार्यकर्तियों सामुदायिक स्वास्थ्य स्वच्छता की बुनियाद है, ये बात भी कही। अब ऐसे में आशा लिंक वर्कर्स के बिना सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आशा कार्यकर्तियों के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे। आशा दीदियों का सम्मान समारोह डिस्ट्रिक्ट स्तर का हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज आशाओं की जो मांगें थी, उन्होंने अपनी मांगों को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने अधिकारियों पर भरोसा है, अपने मंत्री जी पर भरोसा है, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे और हम कभी भी जब वक्त आएगा तो हम माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और उनका मानदेय भी अभी बढ़ा है, इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मानदेय था पहले कम था और इसको अभी 1,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 1,000 रुपये उत्तराखंड सरकार देगी, इसका प्रस्ताव बनाया है। सिपाही रेल लाइन के अंतिम स्टेशन की टनल का निर्माण अब पूरा हो चुका है। अब ऐसे में आपको बताएं कि गोचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों ने टनल के आर पार होने की खुशी में जमकर जश्न मनाया। उत्तराखंड की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की लंबाई 126 किलोमीटर है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर सुरंगों का निर्माण जारी है। कई सुरंगों का सफल ब्रेक थ्रू भी हो चुका है, जिससे रेलवे परियोजना के कार्य में तेजी आई है। इस परियोजना की प्रगति को देखते हुए उम्मीद है कि जल्द ही पहाड़ों में ट्रेन चलने का सपना पूरा होगा। मुख्य परियोजना प्रबंधक ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत गोचर से अब सिर्फ 6.5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का मुख्य सुरंग का निर्माण 2021 में शुरू किया गया था, जिसे रात दिन के अथक प्रयासों से कंपनी ने ब्रेक थ्रू करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग को आर पार करने में इस महत्वपूर्ण एस्केप सुरंग का पूरा होना परियोजना के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो वहीं सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर यहां पर बैंकेट हॉल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन देखने को मिला, जिसमें कई विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए लोगों को जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने भारत सरकार की उपलब्धियां बताई और पीएम नरेंद्र मोदी के देश में दिए गए योगदान को जमकर प्रशंसा की है। अब ऐसे में मिले मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ अवैध मदरसों पर ही कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई है। अवैध वो जिनका पंजीकृत नहीं है कहीं से। मदरसा बोर्ड बार बार ये उन्हें एक विंडो दे रहा है कि आप आइए, नियमित होइए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी हमने विगत 27 फरवरी को 51 मदरसों को हमने नवीन मान्यता दी और 48 का हमने रिन्यूअल किया और 37 जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं थे उन्हें हमने कहा कि अपने नॉर्म्स पूरे करिए, यानी मानक पूरे करिए, आपको भी हम कंसीडर करेंगे। तो सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेकर चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। मगर
ये भी स्पष्ट है कि अगर कोई विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है तो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि किसी के भी खिलाफ ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि नियमित करने के लिए है। भाई अगर आप चैनल चला रहे हैं, अगर आपका कहीं से कोई फंडिंग है तो आपको बताने में क्या दिक्कत है, आपको बतानी चाहिए। ये आज पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अध्यक्ष जी के और मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, हाँ, तो ये 3 साल जो विकास के हैं उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है। मैं आपको 50 गिना दूंगा। 3 की तो बात क्या है, ये तो बेमिसाल होगी ये बात। 3 साल और बेमिसाल। कांग्रेस कह रही है अब ये तो वक्त अब ये बताओ, वक्त कहते हैं ना, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ये सारा देश जानता है, ये लोग जानते हैं, क्योंकि वोट से पता लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं, धामी जी को चाहते हैं। जी आप यहाँ से विधानसभा भाई उरे सुन ले बात, क्योंकि झूठी बात ना की जाती है ना करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये हर हाल में चालू हो जाएगा। अगर ये काम ना हुए ना तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर लड़ने नहीं। रुड़की में पुलिस की तरफ से की गई स्पा सेंटरों पर छापेमारी की कार्रवाई से स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा है। अब एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल के निर्देश पर संचालित हो रहे 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई है और साथ ही साथ अब ऐसे में इस दौरान टीम को स्पा सेंटर संचालित करने में कई नियमों को पूरा करने में अनियमितताएं मिली और साथ ही अब इस पर पुलिस ने अब तीनों स्पा सेंटरों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ स्पा सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली है। इसके अलावा स्पा सेंटर के दस्तावेजों और रिकॉर्ड रजिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ स्पा सेंटर संचालकों को सतर्क रहने की कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि अनियमितता मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी। नारसन खुर्द गांव के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली कार से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नारसन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। अब घायलों में 2 लोग दिल्ली और 1 देहरादून के। हरिद्वार में बड़ा हादसा टल गया है। अब जब गंगा के बीच में बने टापू पर फंसे 10 यात्रियों को पुलिस ने सकुशल बचाया। अलग अलग राज्यों से आए ये यात्री अग्रसेन घाट, रोड़ी, बेलवाला क्षेत्र में गंगा का जलस्तर कम होने के कारण टापू तक पहुंच गए थे, लेकिन अचानक पानी आ गया। पानी का स्तर बढ़ा। पानी बढ़ने से चारों ओर से वो घिर गए। बहाव तेज होने के कारण बाहर नहीं निकल सके, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और उन्होंने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही जल पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई। मौके पर पहुंची। बोट की सहायता से सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जब पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के कारण यह बड़ा हादसा टला तो यात्रियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की है। धन्यवाद भी पुलिस का किया। पुलिस की मुस्तैदी और तत्परता की तारीफ हुई। हरिद्वार वन विभाग की टीम ने एक अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर प्रतिबंधित वन्य जीव हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि पकड़े गए अभियुक्त से की गई पूछताछ कर जानकारी मिली कि वन क्षेत्र से मरे हुए हिरण के शावक का शव अभियुक्त को मिला था, जिसके चलते अभियुक्त की तरफ से अब हिरण के मांस को ले जाकर उसे पकाकर खाने की तैयारी थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर खानपुर रेंज की टीम की तरफ से दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 50 और 51 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। कल 26 मार्च को ये सूचना मिली थी कि खानपुर रेंज का जो कुड़का वाला क्षेत्र है वहाँ पे कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित प्रजाति के वन्य जीवों के मांस को जो है लाया जा रहा है। सूचना मिलने के उपरांत खानपुर रेंज की टीम द्वारा तत्काल मौके पर दबिश दी गई और मौके से जो है चीतल के मांस को बरामद किया गया। और इस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त है वो श्री
हुक्म सिंह हैं जो जब्बरहेड़ी ग्राम के निवासी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। संबंधित अभियुक्त द्वारा अपने गुनाह को जो है वो कबूल किया गया है और हमने इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और जो एक्यूज हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो प्रस्तुत। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। वीडियो में अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच में कहासुनी हो रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती मरीज से मिलने के लिए यहां पर परिजन पहुंचे थे। परिजनों को रोकने पर विवाद हुआ। अब परिजनों ने डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर में अब आपको बताएं कि क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर के निर्देशन में अब थाना बहादुराबाद पुलिस ने कस्बे में वाइन शॉप के आसपास खुले शराब पीने और साथ ही माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। चेकिंग के दौरान यहां पर 18 लोगों को पकड़ा गया है, जिन पर 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान काटा गया। इस अभियान से इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित राजा गार्डन में तड़के एक हाथी के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। अब हाथी गलियों में मस्ती से टहलता रहा। इसे देखकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ने वीडियोस बनाए तो कुछ ने उसे भगाने की कोशिश की है। इस पर हाथी से गुस्सा दिखाने का प्रयास किया गया। अब ऐसे में आपको बताएं कि ये इलाका कभी जंगल का हिस्सा था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ बसी हैं। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और साथ ही जेल प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की है। इसमें फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और साथ ही नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को RTE के मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा NCERT की किताबों के संबंध में नियमों के तहत अब किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और बस फीस सहित बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भी गाइडलाइंस के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी, SDM पारितोष वर्मा जी और ARTO सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं, NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी NCERT बुक के समकक्षी होना चाहिए और ये PTA की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी, तो जो अधिनियम है उसके अनुसार ही फीस वृद्धि रखी जाए, उसके इतर ना की जाए, ये निर्देश उनको दे दिए हैं प्रशासन। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। RTE में पंजीकरण तथा अपनी वेबसाइट पर सभी जो आपकी फीस और अन्य सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
फायर सीजन शुरू होते ही अब वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब प्रभागीय वनाधिकारी ने फायर क्रू स्टेशन का निरीक्षण किया और वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देश दिए। डीएफओ ने कहा कि फायर सीजन को देखते हुए स्लट रेंज के क्रू स्टेशन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान क्रू स्टेशन पर सभी कर्मचारी और फायर वॉचर भी मौके पर तैनात रहे। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के सल्ट राज्य के अंतर्गत मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो फायर सीजन चल रहा है उससे संबंधित मैंने जायज़ा लिया अलॉन्ग विद हमारे जो रेंजर साहब हैं उनके साथ, और जो विभिन्न क्रू स्टेशंस हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया और जो भी हमारे फील्ड कर्मी हैं जो क्रू स्टेशंस पे हैं वो वहाँ तैनात पाए गए और सारी जो हमारी प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ है और साथ ही में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। नियंत्रित दहन जो है वो किया जा रहा है समय समय पर और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि रोड के जो दोनों तरफ सफाई करना और नियंत्रित दहन करना, ये इन सब जनता को जो विभिन्न गोष्ठियाँ हैं उनके माध्यम से जागरूक करने के लिए उनको निर्देश दिए गए।